हो चुकी है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं निवेदन करूंगी कि कृपया शॉल व पौधा भेंट करके आदरणीय दिनेश शर्मा सर का सम्मान हो। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय रोहित सिंह जी से कि कृपया आदरणीय दिनेश सर का सम्मान करें। एक बार सर के सम्मान में जोरदार तालियां। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें देकर कृतार्थ किया है सर। आप जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए ही कहीं लखनऊ के शायर मुनव्वर राणा लिखते हैं कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर से और आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया एक अपना उद्बोधन दें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की जय। थोड़ा जोर से भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब 5-10 मिनट जब तक बोलेंगे कोई बात नहीं करेगा, कोई मोबाइल पे इधर उधर बात नहीं करेगा, ठीक है? जो बीच में खड़े सब बैठ जाओ, जैसे क्लास में बैठते हो बिल्कुल साइलेंट बैठना। हमारे मंच पर आसीन सभी महानुभाव, नीचे विराजित सभी अध्यापकगण, कुल सचिव महोदय और प्यारे विद्यार्थियों, माननीय मनोज जी, हम सब लोग यूथ पार्लियामेंट कर रहे हैं और विभिन्न विषयों को आप बोल रहे होंगे, क्योंकि मुझे यहीं आकर पता चला कि युवा संसद है। आप जानते हो मैं भी संसद सदस्य हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय मैं वहाँ का राज्यसभा का वाइस चेयरपर्सन हूँ। जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो तब मुझे राज्यसभा को चलाने का अवसर मिलता है। पहले मैं नगर निगम का 11 साल मेयर रहा, तो नगर निगम को चलाने का मुझे अवसर मिला और उसके बाद मैं 5 साल नेता सदन रहा विधान परिषद में। योगी जी विधानसभा में नेता सदन थे और मैं विधान परिषद में, तब मुझे सदन चलाने का अवसर मिला। तो आज युवा संसद में आने का ये मेरा उससे मिलता जुलता सौभाग्य है। उस संसद को चलाना तो बहुत आसान है, जैसे आप लोग इधर उधर नहीं बातें करते वैसे नेता लोग भी करते हैं, लेकिन नेता लोगों को चुप कराना है तो ऐसे नहीं कह सकते बैठ जाओ। उनको अधिनियम की धारा बतानी होती है, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाना होता है, उनकी अपनी विचारधारा और उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसको उनको दिखाना होता है कि जैसे उनके समर्थक समझे कि ये हमारे लिए लड़ रहा है, भले ही वो अंदर से ना लड़ रहा हो, बाहर से ही लड़ रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन संसद एक मंदिर है और मंदिर किस चीज का है? संवैधानिक व्यवस्थाओं को संकलित करने का एक आध्यात्मिक केंद्र ना कहें तो एक संवैधानिक केंद्र है। और इस संवैधानिक केंद्र में हमारी जो आस्थाएं होती हैं, निष्ठा होती है, हमारे देश के संविधान के प्रति होती है, संसदीय परंपराओं के प्रति होती है। हम तर्कों के आधार पर जो संसदीय नियम है उनके अनुपालन के लिए हम विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाते हैं। थोड़ी देर मत बात करो भैया। होती हैं जब आप युवा संसद लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आप राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने को तैयार कर लिया है। राष्ट्र के मुद्दे कौन से हैं? राष्ट्र के मुद्दे हैं, एक तो मेरा पहला है हमारा राष्ट्र अक्षुण्य रहे, मजबूत रहे, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत बने। प्रधानमंत्री ने कहा ना आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम स्व उत्पादन की तरफ आगे बढ़े, हम
अपनी चीजों का स्वयं से प्रयोग करने में सक्षम बने, हम सबसे तेज अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सके। और ये कब होगा? जब हम पे अपना नियंत्रण होगा। क्या है, हम सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। कोई दूसरा आपको सुख नहीं दे सकता है, अपने सुख की व्यवस्था आपको स्वयं करना होता है। यानी स्वयं हमको अपने को सक्षम बनाना है, और स्वयं सक्षम बनाने के लिए हमें बचपन से उन परंपराओं को, उन व्यवस्थाओं को अपने में सीखने की जरूरत पड़ती है। आज देश दुनिया में शक्तिशाली क्यों बन रहा है? आप जानते हो क्यों बन रहा है? उसका कारण क्या था कि एक शक्तिशाली नेतृत्व है आपके पास, न डरता है न डराता है, न दबता है न दबाता है, और न किसी पर आक्रमण करता है, और अगर आक्रमण करने की सोचता है कोई तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करके घर में घुसकर मारता भी है। तो ये नेतृत्व बहुत दिनों के बाद आया है। उत्तर प्रदेश में आप तो बच्चे हो, अपने मम्मी पापा से पूछना, माफिया चलते थे, वसूलियां होती थी, और वसूलियों में हर इलाके का एक माफिया हुआ करता था, खुलेआम अपराध करता था। आज तो होमगार्ड डंडा पटकता है तो माफिया छोड़कर मोहल्ला चला जाता है। क्यों? दृढ़ इच्छा शक्ति नेतृत्व का करने वाला कोई अगर आ जाता है तो शासन प्रशासन भी ठीक हो जाता है और डेवलपमेंट प्रोसेस भी हो जाता है। आज क्या है, आज आपने सुना ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना यहां पर लग गया है। पहले क्या होता था, अवैध कट्टे पकड़े जाते थे, 500 रुपए में कट्टे बनते थे और उन पे छापे पड़ते थे। अब कट्टा नहीं, ऑटोमेटिक राइफल बनने का कारखाना बन गया। पहले क्या होता था कि आप बुंदेलखंड पे चलो तो सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क दिखाई पड़ती थी। अब जाओ तो क्या है, अब 4th गियर पे गाड़ी जाती है, और जहां जितनी देर में जाना हो तो आप पहले से आधे समय पर पहुंचते हैं। कारण क्या है कि देश प्रगति कर रहा है। प्रगति किसके बल पे कर रहा है? अपने नौजवानों के बल पे कर रहा है। नौजवान कौन है? जो हिंदुस्तान में 35 साल से कम अवस्था के 65% नौजवान है। यानी पूरी दुनिया में सबसे नौजवान युवा कहां है? तो एक ही उत्तर होता, भारत में है। और भारत का वो नौजवान अपने हाथों में हुनर ले सके, कौशल युक्त हो सके, सरकार की प्राथमिकताएं होती है। अभी मैं दिल्ली था और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस एआई की कॉन्फ्रेंस हुई है, और एआई कॉन्फ्रेंस में स्टैनफोर्ड के जो प्रोफेसर थे वे बंगले पे ही ठहरे थे, दिल्ली के मेरे आवास पे ही ठहरे थे। और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, उनका कहना था कि एआई की जो प्रगति अमेरिका ने की है, उस प्रगति के पीछे 80% हिंदुस्तानी जो प्रोफेसर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर, उनका हाथ है। यानी हमारा देश देखो, हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश में खाते हैं, अपने देश में पहनते हैं, और जब मामला आता है तो देश छोड़ के हम विदेश को चले जाते हैं और वहां जाके तरक्की करके, और उसके बाद हुए हैं। दुनिया दहल रही है कि भारत तो हर चीज को आज आधुनिकता के प्रवेश में भी आज वो दृढ़ संकल्प शक्ति की तरफ बढ़ रहा है। राफेल आ रहा है, हम बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन आ रही है, हम बना रहे हैं। कौन कौन से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, हम बना रहे हैं। हम वंदे मातरम और जो कौन सी भारत वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। 2030 तक अब हमारा वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, जिसको जरूरत हो जाओ, जहां मन चाहे वहां जाओ। यानी भारत तेजी से बदल रहा है। 2 हवाई अड्डे 2017 में थे जब योगी जी आए थे, और आज 22 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बन गए। एक आधा एक्सप्रेस वे बना था, आज 22 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन गए। उत्तर प्रदेश में जब बिजली आती थी गांवों में 7-8 घंटे, तो वो खबर बनती थी आज बिजली आ गई, 7 घंटे चली। आज आधा घंटे के लिए बिजली जाती है तो वो खबर बन जाती है केवल 7-8 साल में। आज बड़े बड़े माफिया गिरोह जो वसूली करते थे, अब माफिया नाम का व्यक्ति अब आपको मुश्किल से किसी शहर में दिखाई पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब नहीं कि अपराध बंद हो गए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा अपराध करने के बाद आपको दूसरे दिन ही टेलीविजन पे एक पैर पर चलता हुआ वो दिखाई पड़ जाता है। अब देखा ना, तो उसका नाम है ऑपरेशन लंगड़ा,
और ऑपरेशन लंगड़ा में मैं समझता हूँ 25,000 से ऊपर लोग उसका लाभ भोग चुके हैं। भविष्य में उनकी पहचान हो गई। यही थे जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, यही थे जिन्होंने गोली चलाई थी, ये धारा 307 में थे। वो सब आज कानून के दायरे में है, और जो बड़े लोग थे वो या तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे या ऐसी जगह चले गए जहां से मिलना मुश्किल नहीं। तो बदला हुआ प्रदेश के परिवेश में बात क्या उठती है, देश आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी बने, राष्ट्र का निर्माण हो। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरत है। अब बीच में उठता है कि जो हमारा जो कानून है, हमारा समान नागरिकता संहिता होना चाहिए। एक प्रश्न आया, अब समान नागरिकता संहिता, नागरिक संहिता होना चाहिए यूसीसी, तो लोगों ने कहा ये तो उत्तराखंड ने लगाया है। अब उत्तराखंड ने उसमें क्या किया कि जो विवाह होगा, विवाह का रजिस्टर एक सा होगा, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच बंद नहीं करेगा। जो दंड की प्रक्रिया होगी विवाह विच्छेदन का या किसी और चीज में, उसकी प्रक्रिया एक सी होगी। नागरिकता के श्रेणियों में कोई भेदभाव यहां नहीं होगा। बहुत सारी चीजें किया, दंड के प्रावधानों में समानता किया। और ये क्या है, ये भारत है। भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, लेकिन हम भारत में अलग अलग कानून नहीं चला सकते क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। जब धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म सापेक्ष कानून की जरूरत क्या है। अगर धर्म सापेक्ष कानून आप एक वर्ग के लिए बनाते हो तो दूसरा वर्ग भी आपको बोलने आएगा। अगर आप नवरात्र के लिए कोई विशेष आयोजन कर रहे हो तो फिर आपको कहते हैं कि ये जो रोजा अफ्तार है उसके लिए भी जाओ। अगर रोजा अफ्तार में आप वो कर रहे हो तो ये होगा कि भाई नवरात्र में भी आप करो। इस प्रकार की विसंगतियां आती है। हम एक देश में एक कानून में क्यों नहीं रह सकते। लोग बोलते थे कि कश्मीर में धारा 370 हट गई तो देश बढ़ जाएगा, उनका बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। किसी ने कहा पाकिस्तान में चला जाएगा, किसी ने कहा गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हम लोग संसद में थे, 72 साल की समस्या को 72 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने 1, 2, 3 और धारा 370 फ्री, धारा 370 फ्री हो गई। और कहते थे गृह युद्ध हो जाएगा, वहां पतंगा ने पर नहीं मारा। अब क्या है, अभी पाकिस्तान हारा था तो लाल चौक जहां पर जाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, जहां लाल चौक पर जाने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी वगैरह गिरफ्तार हुए, हम लोग भी गिरफ्तार हुए, हम लोग भी गए थे। लाल चौक नहीं जा सकते, अपने देश में अपना झंडा नहीं फहरेगा, उनका झंडा फहरेगा। अब की क्या हुआ, पाकिस्तान हार गया। अभी हफ्ते भर पहले तो आपने देखा लाल चौक पे डांस हो रहा था और भारत माता की जय हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब देश का राजा मजबूत होता है ना तो प्रजा उसके अनुसार अनुसरण करने लगती है। व्यक्ति बनेगा कैसे, इस शासक पर निर्भर होता है। शासक कौन है? शासक कौन है? एक बार चाणक्य से उनके जो शिष्य थे जिनको उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया था, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि गुरुवर शासक में गुण कौन से होने चाहिए? तो उन्होंने कहा श्वान के गुण होना चाहिए। श्वान कौन? श्वान को अंग्रेजी में डॉग और हिंदी में कुत्ता कहते हैं। अरे श्वान के गुण आपने क्या कह दिया? चाणक्य से कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा देखो कुत्ता है, कुत्ता यानी श्वान, वो थोड़ा थोड़ा खाता है, एक बार में नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा खाएगा। क्यों? उसका पाचन ठीक होता है और उसके बाद वो खर्राटे से नींद लेता। आप पास जाके देखें, जब कुत्ता सोता है तो पूरा उसका नाक बोलता है, वो खर्राटे से सोता है। लेकिन जरा सी आहट हो तो भौंक कर वो अपने शत्रु पर प्रहार करता है। उन्होंने कहा कि इत्मीनान के शासक थोड़ा खाने वाला नहीं, पाचन ठीक हो, स्वस्थ रहने वाला होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो नींद इत्मीनान की ले, लेकिन जैसे ही जरा सा मुसीबत दिखे दौड़कर अपने शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। और तीसरा चीज उन्होंने कहा कि लॉयल्टी, सबसे बड़ा क्या होता है श्वान में? वफादारी। वो अपने स्वामी के प्रति वफादारी होता है। तो एक राजनेता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। तो ये जो हमारी विरासतें हैं, उन विरासतों के अंतर्गत हम लोग चरणबद्ध चरण से हम लोग आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते वो भारत एक समय का दृष्ट, बच्चों आपने नहीं देखा होगा, नहीं गूगल बाबा को तलाशो तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा कि एक समय ऐसा था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और उस समय अमेरिका से सड़े
सड़ा गेहूं आता था बंदरगाहों पर। अमेरिका में लाल रंग का वो सड़ा गेहूं मना कर देते थे, जानवर को भी न खिलाओ, जानवर मर जाएगा। तो कहते थे इसको भारतवर्ष भेज दो। और भारतवर्ष में राशन कार्ड को लगाकर, लाइन लगाकर लोग यहाँ के वो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं लेते थे। वो समय था भारत का। भारत को दिखाना होता था तो भीख मांगता हुआ कटोरा हुआ व्यक्ति को, कंगाल, एक बगैर थोड़े से वस्त्रों में, भीख फटा हुआ कपड़ों में व्यक्ति को दिखाते थे, कहते हैं भारत का है। आज अमेरिका में क्या है? आज अमेरिका में जब हमारा नौजवान पहुंचता है तो कहते हैं इस इंडियन से बच के रहो, ऐसा ना हो ये हमारा रोजगार छीन ले जाए। वो कंप्यूटर हाथ में लेकर पहुंचता है। और मैं गया, मेरा एक लेक्चर था भारतीय संस्कृत हिंदू दर्शन पर। मैं अमेरिका में पहुंचा तो वहां पर पहले लिखा हुआ होता था, मैं उसके पहले गया तो लिखा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मुंह में एक हाथ घुसा बना हुआ व्यक्ति खड़ा होता था कि यानी जो शक्तिशाली है उसे जीवित रहने का अधिकार है। और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड की घटना घट गई, फिर मेरा जाना हुआ। तो वहां में गए तो उनका एक बड़ी सी चिन्ह थी, वो हाथ उठाकर आंख बंद करके ऊपर आसमान ताक रहा है, कह रहा गॉड सेव मी, हे ईश्वर मुझे बचा लो। वो अमेरिका जो बहादुर बनता था, वो अमेरिका कमजोर हो गया। मैं गया, ऐसे ही बच्चे बैठे थे, मैं बच्चों के बीच में बोल रहा था, तब तक वहाँ अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, मलेशिया के बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ रहे थे। पीछे मैंने देखा, अरे एक सरदार जी बैठे थे, साफा बना हुआ था, एक दूसरे थे मेरी तरह, वो कलावा बांधे थे, टीका लगाए थे। मैं समझ गया ये बच्चे इंडियन है। और उस समय जैसे हमारे वहाँ कौन बनेगा करोड़पति आता है, तो वैसे वो उनका एग्ज़ाम चल रहा था। मैंने कहा मैं देखूँगी यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो उस समय मैं उच्च शिक्षा मंत्री नहीं हुआ था, मैं मेयर था शायद, संभवतः। तो मैंने कहा देखूँ, हो सकता कभी मुझे भी कुछ सुधार करने का मौका मिले तो इनकी नकल कर लूँगा या इनसे अच्छा कर लूँगा। तो गया तो बच्चे ऐसे बैठे थे, वहाँ प्रश्न आता था, डिस्प्ले होता था ब्लैक बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक पे, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आपको है तो आप किसी भी उससे दूसरे से उसका आंसर पूछ के जवाब दे सकते हैं, तो आपको नंबर मिलेगा। अब मैं देखूँ एक क्वेश्चन डिस्प्ले, पता चला आगे के बच्चे जापान के, जर्मनी गए, पीछे जाके उनके कान में पूछा, जो हिंदुस्तानी दिख रहे थे, फिर आके जवाब दिया, फिर ऐसा वो क्रम चलता रहा। हमने कहा जब खत्म हो गया, मैंने यू आर इंडियन? हाँ सर। मैं एक ने कहा गुजरात का हूँ, दूसरे ने कहा मैं लखनऊ का हूँ। अरे आप यूपी के हो? हाँ। हमने कहा ये लोग क्या करते हैं, ये क्या सिस्टम है? बोले सर जमाना बदल गया है। पहले यही अमेरिका 10 साल पहले कहते थे भिखारी हिंदुस्तानियों से बच के रहो, कहीं हमारा भोजन ना खा जाए। हमने कहा आज क्या है बेटा? बोले आज ये कहते हैं जब हम लोग कंप्यूटर लेके हाथ में चलते हैं तो कहते हैं इंडियन से बचो, कहीं हमारे रोजगार यहाँ के नौजवानों को छीन ना ले। मैंने कहा मेरा प्रश्न था कि आपसे क्या पूछते हैं? बोले सर वही बताना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में एक बात है, जब से मोदी जी 2014 से बने हैं तब से पूरी दुनिया में एक वातावरण बन गया है, और वो कहते हैं कि जब ये सारे देश के बच्चे देख रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रश्न ना आता हो तो ढूंढो किसी इंडियन को, उसके पास जाओ, उससे पूछो, उसको सब कुछ आता हो, उससे बड़ा मेधावी छात्र कोई नहीं होता, उसमें मेधा शक्ति सबसे हमारे वहाँ का बच्चा, हमारे वहाँ के लोग, और हमारे वहाँ के लोग जो है जाकर वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, और पता चलता है कि सारी मेधा शक्ति हमारे वहाँ है। मैं इसीलिए कहता हूँ आप कोई भी कानून बने, अभी जी राम जी बिल बना, जी राम जी बिल में अगर आप देखो तो जी राम जी बिल में रोजगार की बात करी गई, बहुत सारी चीज़ें की गई कि 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। और लोगों ने विरोध इसलिए शुरू कर दिया कि आज जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चलने ना पाए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। मैं जाति और धर्म की बातें नहीं कर रहा हूँ। कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, आप जानते हो, 66 करोड़ लोग एक स्थान पर, और एक भी घटना नहीं घटी थी, और बहुत अच्छी तरह हुआ। वहां पर पता चलता था कि जो केवट जी है, निषाद जी है, वो नाव से पता चला वो गुप्ता जी को और ठाकुर साहब को ले जा रहे हैं। पता चला जो जाटव जी हैं वो सोनकर जी का हाथ पकड़े हुए स्नान कर रहे हैं। वहां पर पंडित जी जो है वो सबको गले लगाए हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। जाति भूल गए लोग, क्षेत्र भूल गए लोग, और एक सनातनी व्यवस्था में एकजुट का नारा हुआ।
सारी चीजें खाई है मीठी। लोगों को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देश हिंदू और मुसलमान के बराबर सम्मान का होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी को सम्मान देते हो तो 5 वक्त की अजान देने वाले मौलवी को भी दो, लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नहीं होना चाहिए। अब समान नागरिक संहिता जो आप लगाते हो ना, उसमें यही भाव आता है कि जब हर चीज बराबर है तो हम अलग से क्यों करेंगे कि आप चाहो तो ये तलाक तलाक तलाक। अभी संसद में हुआ महिलाओं का, महिला हमारी मुस्लिम महिला भी सशक्त बने, पढ़े, उसकी भी पढ़ाई हो, उसके बच्चे भी पढ़े, ये ज्यादा जरूरी है। संख्या बढ़े ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि बच्चा उन्नतशील बने और राष्ट्र के काम आए। और राष्ट्र के लिए काम आएगा जब उसकी पढ़ाई होगी। पढ़ाई तब होगी जब वो भी गणित पढ़े, वो भी विज्ञान पढ़े, वो भी हो। अगर इसमें समानता नहीं है कि आप ना पढ़े कोई बात नहीं, आपको पद तो मिल ही जाएगा, नहीं। अब एक महिला, हिंदुस्तान की महिला है, अगर पति छोड़ता है तो वो जेल चली जाती है, जेल चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ टेलीफोन पे कह दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो पति पत्नी का संबंध का विच्छेदन हो गया। नहीं, हमारी संसद ने कानून बनाया कि अब तलाक 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 नहीं। मुस्लिम बहनों के लिए इस प्रकार की जो मानसिकता है वो तलाक 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 हटा दो उसको, और वो हट गई। यानी इस प्रकार के कानूनों को क्यों करा गया? क्योंकि हमारी एक रूपता आ जाए, हम एक थे, हिंदुस्तानी है, गर्व से कहो ना। ये अब्दुल कलाम का देश है, ये ब्रिगेडियर उस्मान का देश है, ये अब्दुल हमीद का देश है, ये जो है अशफाक उल्लाह खान ऐसे वीर बहादुरों का देश है भाई। यहाँ बाबर नहीं आ सकता, बाबरी सोच नहीं आ सकती, औरंगजेबी सोच नहीं आ सकती, लादेनी सोच नहीं आ सकती। यहाँ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भारत के लिए। अटल जी जानते हो क्या हुआ? आज ही संभवतः उसका विस्फोट का या इस प्रकार का कोई एक दिन है आज, जब इस प्रकार की सोच आई थी। मैं सुबह ही देख रहा था कहीं। कोई राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता है, कोई किसान बनकर अन्नदाता किसान के रूप में लोगों के पेट भरना चाहता है। एक नई नई तकनीक के साथ लोग यहां पर जुड़ने के लिए सोचते होंगे, लेकिन इन सब में हम कोई भी काम करें, कहीं भी काम करें, हमारे अंदर एक भावना होना चाहिए। कमजोर नहीं है जो बात बात पे खतरे में आ रहा है। जो कहता है खतरे में आ रहा है, मैं समझता हूं उनको संविधान की समझ ही नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि संविधान पे एक बार खतरा आया जरूर था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को भी उसमें परिवर्तन कर दिया गया था जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस खतरे को पीछे छोड़ के भारत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और इस संविधान के मार्गदर्शन में रहते हुए ही भारत विश्व का विकसित देश बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। समान नागरिक संहिता पे जिसपे आप युवा सांसद के रूप में आज विचार विमर्श करने वाले हो, वो कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, किसी संस्था का कहा हुआ वाक्य नहीं है, बल्कि समान नागरिक संहिता संविधान का उल्लिखित एक प्रावधान, एक व्यवस्था है। संविधान निर्माताओं ने बड़े सोच समझ के रखा होगा। संविधान का एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, पवित्र है। तो नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है, जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के इस यूथ पार्लियामेंट में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय कुलपति। गुरु होता है, मुझसे उम्र में छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं, गुरु गुरु होता है। इसलिए गुरुजन समस्त गुरुजनों को प्रणाम। और प्यारे बच्चों, मुझे जब मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो मुझे सामने बैठे हुए बच्चे अपने बच्चों के समान लगते हैं। की जा सकती हैं, समानता पर्सनल लॉ में सुधारों से लाई जा सकती हैं और सुधार किए भी गए हैं। समानता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसे चुनावी एजेंडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मूल भावना एकता में विविधता को स्वीकार करती है। अगर यह नियम लागू किया जाता है तो यह मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप होगा, जो कि हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है। मैं भारत सरकार का रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह इस गर्वमयी सदन में समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। यह विषय केवल विधि का प्रश्न नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा, समानता और संवैधानिक हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामयी जीवन का अधिकार देता है। जब हमारा संविधान हमें समान अधिकार देता है तो क्या हमारे व्यक्तिगत कानूनों में असमानता उचित है? यही वह मूल प्रश्न है जिसका उत्तर समान नागरिक संहिता के रूप में हमारे सामने संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि संवैधानिक निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां नागरिक की पहचान पहले भारतीय के रूप में हो, ना कि अलग अलग विविध 30 सेकंड्स में कंक्लूड करें। ओके सर, अलग अलग विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर विभाजित समूहों के रूप में। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म, परंपरा या आस्था को आघात पहुंचाना नहीं है। यह सांस्कृतिक बाहुल्यता पर गर्व करते हैं कि परंतु विविधता का अर्थ असमानता नहीं हो सकता। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों में यदि अलग अलग कानून महिलाओं या किसी वर्ग के अधिकारों को सीमित करते हैं तो हमें आत्ममंथन करना होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। शुभ नाम आपका क्या है? आप सभी लोग शुरुआत करने से पहले अपना अपना नाम जरूर बता देंगे। पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी हैं? क्या नाम है आपका? प्रकांशी सिंह। किस पद पे हैं? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव जी। Supporters say UCC will bring equality, but does equality truly require us to sacrifice our religious identity? Can uniformity be achieved by questioning centuries-old personal law? इस राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के उद्देश्यों को महिलाओं समेत अन्य संवेदनशील वर्गों को हम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर बनाए गए कानूनों को महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए हैं। एक समान कानून से इसे महिलाओं पुरुषों को बराबर अधिकार मिलेगा। व्यक्तिगत कानून से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होते हैं। विकसित देशों में जैसे यूके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्तिगत कानून नहीं है। इस तरह के कानून तर्कहीन मान्यताओं पर आधारित है। समय के आधार पर 30 मिनट। माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि हमारे देश जो है विविधताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है परंपरा के हिसाब से अपनी मान्यताओं को मानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो हमारा जो अधिकार है आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। माननीय सांसद जी, ये प्रश्नकाल नहीं है। मैं विरोध करना चाह रहा हूं। ये प्रश्नकाल नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठ जाए, आपको मौका मिलेगा। आप ये प्रश्नकाल नहीं है। और केवल 30 सेकंड में कंक्लूड। केरल हो या राजस्थान, सबके लिए नियम हो एक समान। व्यक्तिगत कानून देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्तिगत कानून नहीं है। इस तरह के कानून तर्कहीन मान्यताओं पर आधारित है। समान संहिता नागरिक से इन प्रथाओं को समाप्त किया जा सकता है और देश के विकास में एक और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सकता है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात एक विशेष धर्म को टारगेट करने की है कि यूसीसी पहले से ही गोवा में लागू है। महोदय बस 30 सेकंड महोदय, बस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को वहाँ डोमिनेट करती है, वहाँ पर तो किसी भी पर्सनल कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा सकता है, किया गया है। यूसीसी हमारे संविधान का एक पार्ट है और इसे लागू करने की चेष्टा की जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू महोदय।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका क्या नाम है? विकास कुमार गुप्ता। विकास कुमार गुप्ता। विपक्ष से आपका शुभ नाम? माइक दे दिया जाए इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इरेगर तुकाराम इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि माननीय सांसद जी, आप पहले से खड़े बोल रहे हैं, आपको मौका दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। मैं विनय मिश्रा, पोर्टफोलियो अभिषेक बनर्जी प्रस्तुत करता हूं कि जैसा कि अमित शाह ने बिल प्रेजेंट किया, तो उन्होंने अपने बिल में ही बोला था कि ये एक रिफॉर्मेटिव एक्ट है, तो इसको रिफॉर्म कर दिया जाए, इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, नया लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो रिफॉर्मेटिव था ना, तो आप पर्सनल लॉ में ही रिफॉर्म कर दीजिए। अगर आपको मुस्लिम लॉ से प्रॉब्लम है तो उसमें रिफॉर्म कर दीजिए। और एक बात कि राजनाथ सिंह ने बोला कि एडॉप्शन आप डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में आप जे एक्ट में एडॉप्शन ले सकते हैं, किसी भी वो धर्म के हो आप एडॉप्शन ले सकते हैं। और मेंटेनेंस की जहाँ तक बात आती है, तो मेंटेनेंस के लिए भी आप अगर मेंटेनेंस चाहिए तो आप BNSS 144 सेक्शन में आप वो सेकुलर लॉ है और आप उसमें मेंटेनेंस ले सकते हैं, किसी को कोई वो नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और डाइवोर्स और चाइल्ड मैरिज की जहाँ तक बात है, तो चाइल्ड मैरिज क्रिमिनलाइज है पॉस्को में। तो आप पॉस्को में अगर 18 से कम पे किसी महिला की शादी होती है और उनके साथ वो रेप कंसीडर किया जाता है पॉस्को में, तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यूसीसी नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। यूसीसी की जरूरत इनके सरकार में तो एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक मजहब को टारगेट करते हैं और उन्हीं के पास वो करते रहते हैं। अभी यूसीसी की एकदम जरूरत नहीं है कि बस इनकी पार्टी से बस एक एमपी को कैंडिडेट बनाए थे 2024 में ये, और ये यूसीसी पर बात करेंगे किसकी वो है। धन्यवाद सभापति महोदय। एक निवेदन है कि यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी के रूप में स्टूडेंट हैं, अगर उनको बोला जाएगा, यूसीसी में बता दे कौन सा ऐसा कानून है जो उनके फंडामेंटल राइट को अपोज कर रहा है। सारी चीजें फंडामेंटल राइट के हिसाब से होंगी, ऐसा कोई ना नेता है ना कोई है। और हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भारतीय हैं। जहाँ कोई धन्यवाद माननीय सांसद। भारतीय कानून को डाल। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप मुझे सुझाव देंगे ना आप मुझे सवाल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्रालय के जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बगीचा है, तो अगर वहां पे आप एक जैसे फूल लगाएंगे तो आप उसे बगीचा नहीं कहेंगे, बल्कि एक तरीके का कहेंगे, एक जैसे फूल लगे। और भारत एक सेक्युलर देश है, भारत एक स्वाधीन देश है। माननीय 30 सेकंड्स में कंक्लूड करिए। उन बगीचों में जो फूल लगे हैं वो डाइवर्सिटी है, पर उनको क्या माफ करें दीदी ने नोट बोला। माननीय सांसद जी बैठ जाइए, निवेदन है बैठ जाइए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, पहले विश्वास बनाइए, समान अवसर दीजिए, पहले न्याय सुनिश्चित कीजिए, फिर कानून की बात कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। स्ट्रांगली अपोज दिस बिल। धन्यवाद। पक्ष से आप बोले, अपना नाम बता के बोलेंगे। अंशिका यादव। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयस्य एव दक्षिणम तद भारतम नाम भारती यत्र संताति। जिसके दक्षिण में भारत, हम भारतीय इस भारत की संतानें हैं। और ये कहते हैं कि एक पूरे बगीचे में एक जैसे फूलों की यूनिफॉर्मिटी बना रहे हैं। हम कहते हैं कि वो फूल जो फूल की माला हम अलग अलग मालाओं से बनाते हैं, उनको एक जैसी यूनिफॉर्मिटी देना नहीं, बल्कि एक जैसी सुरक्षा देना है। जब हमारे पौराणिक में महाभारत में जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी द्रौपदी के चीरहरण पे भी नियमों और परंपराओं की दुहाई दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने बताया था कि परंपरा
उस परंपरा और न्याय को बदल देना चाहिए जो न्याय के खिलाफ हो, उसे बदल देना ये धर्म है। यूसीसी वही कृष्ण है, यूसीसी वही कृष्ण है जो न्याय की स्थापना करेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सिरमौर सा तुझको रचा के विश्व में कल्याण थे, आप कृष्ण था तुझको किया विश्व में करतार रे। मैं चाहती हूँ इस संसद का हर एक सदस्य वो कृष्ण बन जाए और अपने देश को, अपने भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जो पक्ष सत्ता कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, पहले तो मैं ये बता दूं, इन्होंने जो गलत शब्दों का प्रयोग किया था या फिर गलत वाक्यों का चयन किया था, मैं ये कह दूं कि हमने कभी जो है वो संविधान का विरोध नहीं किया, पहली बात। और जो कहा कि डीपीएसपी में आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, हमने कहा वो अभी जो है परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। और आपकी सत्ता जो है वो पक्षपात करती है। और माननीय महोदय, मैं भी आपको बता दूं, आप भी एक पक्षपात करते हैं सांसदों आप मुझे बताने का सुझाव मत दीजिए। मैंने अभी आपसे पहले इनसे पहले हमसा का बोला, आप मुझे ना सुझाव देंगे ना प्रश्नकाल करेंगे, वरना आपको मैं बैठा टाइम देने का काम नहीं करूंगा। 30 सेकंड में कंक्लूड करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज पक्ष से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं आज इस सदन में यूसीसी के प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विविधता ही हमारी पहचान है। अलग अलग धर्म, संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली हमारे देश की आत्मा है। यही कारण है कि हमारे देश में पक्ष से आपका नाम बोले, माइक दे दें इनको। The Honorable Finance Minister and Minister of Corporate Affairs of India. I rise today not as a Hindu, Muslim, Christian or Sikh, but as a citizen of a republic that promised equality of status and opportunity in its preamble. To support the implementation of Uniform Civil Code in India with a view, मजहब जुदा सही पर दस्तूर एक हो, मजहब जुदा सही पर दस्तूर एक हो, इंसाफ की नजर में हर इंसान एक हो। I would like to highlight that our tradition has always taught that the world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. The implementation of this bill brought to us by our Home Minister clearly states that a modern democracy will not allow religion-based personal laws to override the fundamental rights for equality, especially for women. This is not a theoretical debate, and India Today Sea Voter Mood of the Nation survey has stated that 69% of respondents 30 seconds में conclude करें। Okay. It supported that implementing a uniform civil code will always be in respect of the progress of our nation. So, Honorable Speaker, implementing this bill will be consultative and a right-based manner. While concluding, I would like to say that धर्म अलग हो सकते हैं पर अधिकार समान होने चाहिए। भगवान ने कान दो मुंह एक दिया ताकि दोनों कान से हो सकते हैं पर अधिकार समान होने चाहिए। संविधान की छाया में हर इंसान समान होने चाहिए। विपक्ष से उनको दे दिया जाए। अब आप बोल चुके हैं। सवाल रोजी का था, आप मजहब पे अटक गए, हम घर बचाने निकले थे, आप मुद्दों में भटक गए। माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष बात करते हैं हिंदुत्व की। इनकी सरकार ने मंदिर तोड़े, अपना मुख्यालय बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा। पेट्रोल कंपनियों से चंदा लेने वाली सरकार हिंदुत्व का दावा करती है। अखिलेश जी यूसीसी है, मंदिर नहीं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार 2023 में अगर भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहे तो यह देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर समय पर चिंताएं उठती रही हैं। कभी सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती हैं, कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। शांत हो जाइए, बोल लेने दीजिए उनको। हमको मालूम है आपके जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। थैंक यू। अब थोड़ा माइक किसी को नहीं देंगे, हमारे मुख्य अतिथि बीच में है, उनका सम्मान होगा। हूँ कि हमारे मध्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय राजकुमार मित्तल सर की गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है। मैं अंकुश जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कुलपति महोदय जी का शॉल एवं पौधा देकर सम्मान करें। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है सर। एक बार शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की एक ऊर्जा के साथ उनके स्वागत में तालियां बजाएं। सभी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत और आपके मध्य सर का एक संक्षिप्त उद्बोधन। सभी को नमस्कार। और मेरा सौभाग्य कि आज इस विश्वविद्यालय में पहली बार एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला और बहुत प्रसन्नता की बात कि सभी विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ और लॉजिकल वे में अपने आर्गुमेंट प्रस्तुत किए, जो इस बात को दर्शाता है कि आपका ज्ञान बहुत एक सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं और अच्छे तरीके से आपने एक प्लान तरीके से आपके इस कार्यक्रम में भागीदारी रही। संक्षेप में मुझे कहा गया तो 2-3 बातें बस मैं कहूँगा कि हम शिक्षा के माध्यम से ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों में जो प्रतिभा है, जो उनका पोटेंशियल है, वो बाहर आए। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एजुकेशन is the manifestation of that which already exists in the man। मतलब हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको शिक्षा के माध्यम से परिपक्व करने की ज़रूरत है और उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो इस तरह के ये पार्लियामेंट जो आपने ये जिसकी एक वो किया रिहर्सल की और एक प्रैक्टिकल वे रूप में बताया कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट में एक आइडियाज़, चर्चा, आर्गूमेंट, कम्युनिकेशन, ये इन सब बातों के माध्यम से हम भारत की जो समस्याएं हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करके, जो कि पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, तो उसके माध्यम से हम अच्छे कानून और भारत की सामाजिक आर्थिक दशा को कैसे बदल सकते हैं, इसमें एक ये बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण मिला। तो मैं यही कहूँगा कि साथियों, आज बहुत सारी समस्याएं हम देखने को कहते हैं कि तनाव है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका एक बहुत अच्छा उसमें देखने को मिलता है हमें उदाहरण कि किस तरीके से मनुष्य अपने पोटेंशियल को आज की समस्याओं के बीच रियलाइज करने में वो सहायक हो सकता है। उसमें एक है पंचकोश का सिद्धांत। आप में से किसी ने सुना हो तो बताएं, हाथ करें। पंचकोश नहीं, एक भारतीय ज्ञान परंपरा में तैत्तिरीय उपनिषद में जो मानव की, मनुष्य की, हम सबकी जो पर्सनैलिटी है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे मैं दिख रहा हूँ वो एक तो बाहर से दिख रहा हूँ, एक जो अंदर मेरे गुण हैं, लेयर्स हैं, एनर्जी लेवल कहें या लेयर कहें पर्सनैलिटी के, वो 5 लेयर हैं। उसमें पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी जो हम बाहर से दिखते हैं उसमें
जो दिखने का या हमारी बॉडी जो दिखती है वो उसकी शरीर में शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, कैसे वो दिखती है, उसमें कितनी ऊर्जा है, वो हमारे खाने पीने के ऊपर निर्भर करती है। आज के दिन जो हम सब के लिए एक समस्या बन चुकी है वो है कि हमारा खान पीन वो ठीक नहीं है, और उस खाने पीने ठीक ना होने के कारण, उसमें बहुत सारी मिलावट होने के कारण जो अनेक बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, और पूरे भारतवर्ष में एक डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कुछ और कैंसर या ऐसी ऐसी अनेक बीमारियां बहुत जल्दी से, हार्ट अटैक, ये देखने को मिलती है। तो हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। यदि खाना हमारा ठीक होगा, सात्विक होगा, संतुलित होगा, समय पर लेंगे, ठीक मात्रा में लेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ऊर्जा अच्छी होगी और हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल। सेकंड, इसी जो लेयर है वो है प्राणमय कोश। प्राण यानी हम जब तक जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर प्राण है, एनर्जी है, प्राण जो वायु से हमें मिलती है और हम चलते हैं। यदि इस प्राण में कोई किसी तरह का अवरोध पैदा होगा तो हम जल्दी चले जाएंगे। तो इसलिए इस प्राणों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सांस कैसे लेते हैं। हमारी लंग्स की कैरिंग कैपेसिटी बहुत सही होनी चाहिए। हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए। यदि वो दूषित होगा तो हम समझें कि गंदा सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो हमारी जो बीमारियों को जन्म देगा, लंग्स को खराब करेगा। कोविड में हम सब ने ये सारी चीज़ देखी। यहाँ पर कैसे इसको इम्प्रूव करें, जो आज हम सब के लिए चिंता का विषय है कि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे वैसे जो टॉक्सिकेंट्स एक बाजार में जैसे दिखने को मिलता है कि भाई नशावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है, चाहे उसमें शराब हो, बीड़ी हो, कुछ और हो, टॉक्सिकेंट। ये जो टॉक्सिकेंट्स ज़्यादा लेते हैं तो हमारा शरीर में सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट आती है, अवरोध आता है और हमारी उम्र कम हो जाती है, जल्दी बीमारी लगती है, जल्दी चले जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास योगा है, इसके इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास मेडिटेशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास आयुर्वेदा है, कुछ और तरीके हैं जिसके द्वारा हम सांस लेने को ठीक कर सकते हैं, जो हम सब के लिए जरूरी है। थर्ड है मनोमय कोश। आज पूरी भारतवर्ष हम सब चिंतित हैं कि मानसिक स्थिति हम सब की थोड़ी तनाव में रहती है। सब कुछ होने के बाद मानसिक तनाव बहुत देखने को मिलता है। और वो क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर की जो डिस्ट्रैक्शन है, बाहर का जो वातावरण है वो बहुत वोलेटाइल है, डिस्ट्रैक्शन है, हमें काम करने पे फोकस नहीं करने देता। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे इंटरनेट और इस मीडिया से जो कंटेंट अवेलेबिलिटी है वो राइट है, सही है, गलत है, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करता है आप जानते हैं। इसी तरीके से जो समाज में बहुत सारे हमारे आसपास लोग होते हैं वो हमारी एनर्जी को सक करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेगेटिविटी, सब कुछ अच्छा हो रहा तो भी कुछ बोलना है, नहीं ये हो रहा है, ये गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे उलझा के रखते हैं और हमारे अंदर जो मानसिक स्थिति है वो तनाव में रहती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। जो लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं, हमारी सक करते हैं, उनसे थोड़ा दूरी रखें। अच्छा कंटेंट पढ़ें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जिससे जो मानसिक स्थिति है वो आपकी सुदृढ़ हो। यदि मन सही होगा, विचार सही होंगे, थॉट अच्छे होंगे तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। ये हम सबको जानना जरूरी है। मन एक बहुत ही डायनेमिक है, वो अच्छे के लिए भी प्रेरित कर सकता है और हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। अब ये चॉइस हमें करनी है कि कैसा हमें करना है। दिस इज द चॉइस। फोर्थ जो है वो है विज्ञानमय कोश, यानी हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ज्ञान सही होगा तो हम भटकेंगे नहीं और हमारा जो लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, लाइफ में सिर्फ निर्णय करने होते हैं। निर्णय सही हो जाते हैं तो हम कहते हैं बड़ा सही हुआ, सक्सेसफुल हुए। निर्णय गलत हो जाते हैं,
गलत धारणाओं पे हो जाते हैं, विचलित होके हो जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं, तो हम कहेंगे वो सही नहीं है। इसलिए ज्ञान सही हासिल करना और केवल अपनी किताबों तक सीमित रखना ये भी ठीक नहीं है। अपने आप को पूरे वातावरण के साथ, आसपास का जो वातावरण है उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप व्यवहारिकता को भी समझें, सारी चीज़ों को समझकर और एक सही निर्णय लें। यदि ज्ञान सही होगा तो हमारी चॉइसेस सही होंगी और हमारे निर्णय सही होंगे। इसी को आज की जो भाषा है हम एजुकेशन में कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी बातें करते हैं। तो हमारा ज्ञान सही होना चाहिए। आप अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज लें, केवल एकमात्र यदि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पे ना फोकस करके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब, लिटरेचर, आर्ट, इन सब में भागीदारी आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए। और लास्ट में है आनंदमय कोश, यानी हम जीवन में क्या करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें एक आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। ये हर व्यक्ति यही चाहता है। मगर आज हम इसमें थोड़ा देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा तनाव है, सुख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे ऐसी बात करते हैं। तो साथियों, जब आनंद की बात है तो केवल आपको अपने आप को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप से सिर्फ कि मैं की जो बात होती है ना, इससे थोड़ा निकलकर वी के ऊपर आना पड़ेगा। देश के बारे में, समाज के बारे में अपना दृष्टिकोण थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप में सेवा भावना होनी चाहिए, द क्वालिटी टू सर्व। आप में सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए, क्वालिटी टू सेक्रीफाइस, सेवा, त्याग। यदि ये भावनाएं आती हैं तो हम गरीब लोगों से, जो वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनको ज़रूरत है हमारी, उनकी मदद करने के लिए हम आगे आते हैं और वो हमें एक बहुत सुख देता है। और उसी में हम कहेंगे कि एक आनंद की अनुभूति होती है। आपकी सोल, आपके जो अच्छे गुण हैं उनका प्योरिफिकेशन होता है और यही अल्टीमेट मनुष्य का लक्ष्य है। केवल यदि हम अपने अपने पे वेल्थ और ये इकट्ठे करते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। एक तो ये बात मुझे कहनी थी, पंचकोश को अपनी शिक्षा में आज जोड़ने की ज़रूरत है। एक छोटा सा पॉइंट ये कहूँगा, भारतीय जो इसी से जुड़ा हुआ भारतीय जो ज्ञान है, एक तो है अंदर का ज्ञान, एक है बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड, और एक है इनर वर्ल्ड। हमारा जो ज्ञान है, चाहे वो आप गुरु नानक जी को देखें, कबीर को देखें, रैदास को देखें, किसी और को देखें, किसी ग्रंथ को पढ़ें, वो यही कहता है कि सब कुछ अंदर, मन चंगा तो कटौती में। तो हमें जो अपने अंदर का गुण हैं, वर्च्यूज हैं, उनको ठीक करना चाहिए। वर्च्यूज क्या है कि भाई किसी का नुकसान नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात, किसी का नुकसान नहीं करना। पूरे इस ब्रह्मांड में चाहे पक्षी है, चाहे प्लांट है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उससे प्यार करना, उसके साथ मित्रता करना, पर्यावरण का रक्षण करना, बड़ों का सम्मान करना, डिसिप्लिन में रहना, ये वर्च्यूज हैं। आप इन वर्च्यूज को, गुणों को अंदर संग्रह करेंगे, इनका इकट्ठा करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और जो बाहर का वर्ल्ड है, लौकिक वर्ल्ड, जो मेटलिस्टिक, जो हम बिल्डिंग, घर, रिश्ते और पैसा, मनी, खाना पीना ये देखते हैं, इसमें एक तालमेल बेटर होगा। तो हमारी जो सोच है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, वो है इनसाइड आउट, अंदर से बाहर। यानी हम सबका भला करेंगे तो हम पर्यावरण का नुकसान क्यों करेंगे? हम किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार क्यों करेंगे? जानवर के ऊपर अत्याचार क्यों करेंगे? तो हमारे अंदर के गुण ठीक होंगे तो हम बाहर के जो वातावरण है उसके साथ पूरा एक समन्वय करेंगे और बैलेंस रहेगा। आज जो हम समस्याएं देखते हैं, क्या देखते हैं? पर्यावरण का नुकसान, आपस में तनाव, भाईचारे में एक दिक्कत, और ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं। कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है, फूड को उसको वो बना रहा है, दूसरा खा रहा है, वो सब्जियों में वैक्सीन कर रहा है, कोई दवाइयाँ डाल रहा है, खाने पीने में मिलावट कर रहा है, उससे लोग मर रहे हैं। यदि हम अंदर ठीक होंगे तो हम क्यों करेंगे ये चीज़? नहीं करेंगे ना। तो जो पाश्चात्य का दर्शन है वो आउटसाइड इन की तरफ है कि भाई बाहर आपको आपका जीवन मिला है, इसको खाओ पियो, और आपको यदि समृद्धि हासिल करनी है तो पैसे एक्वायर करो, और जितना ज़्यादा खाओ पियोगे उतना ज़्यादा आप दुनिया आपको
मस्त लगेगी, दिखेगी, उससे जो अंदर आप तनाव आता है आपके अंदर, वो फिर बहुत सारी चीज़ें गलत दिशा में ले जाता है। तो इसलिए भारतीय दर्शन इनसाइड आउट की फिलॉसफी को आज के दिन ज़्यादा व्यवहारिकता से लागू करने की ज़रूरत है। लास्ट में एक पॉइंट मैं ये कहूँगा साथियों, जो भारत का जो इकोनॉमिक लीगेसी व्यवहार करो, 1700 ईस्वी तक भारत एक सोने की चिड़िया कहते थे। लगभग 25 से 30% उत्पादन जीडीपी का यहाँ से होता था। हर टाइप का सामान हम बाहर भेजते थे, चाहे आप मेटल्स हो, अलॉयज हो, ढाका की मलमल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, स्पाइसेस हो, योगा का ज्ञान हो, अध्यात्म हो, सब कुछ भारत से जाता था। मानते हैं ना, सब सुना होगा। तो उस समय ये जो था, घर घर में हर आदमी स्किल्ड था, कौशल था, किताबी नॉलेज नहीं थी, व्यवहारिक नॉलेज थी, काम करने की तरफ वो ध्यान देता था। और इसके कारण जो था भारत एक किसी तरह की कोई बेरोजगारी और इस तरह की कोई समस्याएं नहीं थी। आज हम सबके शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ग्रेजुएट यहाँ से पढ़ के निकले वो इतने लायक, कौशल, तैयार हों कि एकदम बाजार के अंदर अपनी नौकरी कर लें या वो कर लें। ये चैलेंज है। इसके लिए आपको पता नहीं है, यूसीसी से मैं ये समानता, ये एग्रीमेंट है कि एक शादी के बाद दूसरी शादी भी कर सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि अगर दूसरी उसकी बीवी मर जाती है या ये कर सकते हैं, आप जाके पढ़िए, आपको पढ़ा दिया, बात बोल दिया, पर शादी किस रीजन से करता है? आप बताइए, वही बात यहाँ असमानताओं की। फारस में एक फारसी लड़का अगर दूसरी गैर फारसी लड़की से शादी करता है, उसके बच्चों को पता है क्या बोला जाता है? नॉन गैर फारसी। आप एक बात थैंक यू। विरोध मत करिए, आप उसमें तर्क निकालिए। ऐसी कौन सी बात है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान होने वाला है? हम ना उनके रीति रिवाज बदल रहे हैं, ना हम उनके रीति रिवाज बदल रहे हैं, ना हम उनकी मंदिर, ना मस्जिद बंद कर रहे हैं, ना टोपी पर बैन है, ना उनकी पगड़ी पर बैन है, ना ही किसी टीके पर बैन है। बैन है तो उनको प्रथाओं पर, जिसमें 15 साल की आयसा को पढ़ने की बजाय बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मोदी जी। ओके, जवाब विपक्ष से कौन? विपक्ष से आप किससे करेंगे प्रश्न, ये भी पहले बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न इस सदन के कानून मंत्री जी से, मेरा नाम माहिर रजा है और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इमरान मसूद का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्य माननीय कानून मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या यूसीसी एक नागरिक संहिता लागू करना इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा? क्या यूसीसी देश के अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और परंपराओं को कमजोर नहीं करेगा? क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसको मैं बेहतर तरीके से जान सकता हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि आर्टिकल 25। महोदय, इनका प्रश्न है कि क्या यूसीसी, मेरा राजपाल मेरा नाम है, चिराग पासवान मेरा पोर्टफोलियो है, यूसीसी के लागू हो जाने से इनका कहना है कि किसी भी अल्पसंख्यक के जो राइट्स हैं वो दब जाएंगे, आर्टिकल 25 इनका जो है वो वायलेट होगा। महोदय, इनको मैं कहना चाहता हूँ पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़िए, उसमें नीचे क्लॉज 2 में लिखा है कि इट गिव्स फ्रीडम बट नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। किसी के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो वो आर्टिकल को भी खारिज कर दिया जाएगा। आपके कहने से संविधान नहीं चलेगा। संविधान को अगर फंडामेंटल राइट्स लागू करवाने हैं, अगर किसी को पढ़ने का अधिकार देना है, किसी की शादी 18 साल से नीचे नहीं हो सकती, तो वो नहीं होगी। इनके कहने से, इनके कल्चर के हिसाब से नहीं होगा कुछ। विपक्ष से कौन सवाल करेगा? नेक्स्ट। अरे बैठ जा भाई।
मोदी जी बोलने दीजिए आगे बोलिए। Hi, Meghanshi Singh. My portfolio is Dimple Yadav. Sir, my question is unity achieved through imposed uniformity or through mutual respect and dialogue? किससे क्वेश्चन है आपको? Nirmala Sitaram. निर्मला सीता। So, I am Vipasha Gupta and I am here to represent the portfolio of Nirmala Sitaraman. So, thank you for the question, and I would like to answer that criminal laws are already reformed. We are reforming only the personal laws. And if there are any personal laws infringing the equality and rights of the women, then we are definitely here to preserve them under if they violate any personal law. थैंक यू। आप लोग शांति बनाए रखें। माननीय